Hello everyone, welcome of यूजीसी नेट एक्सेलरेटर सीरीज जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डील करते हैं, उससे रिलेटेड कंसेप्ट को डील करते हैं। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चीट नोट, शॉर्ट्स नोट, ये सारे चीजों को डील करते हैं। मेक श्योर आपने हमारे पिछले पांचों सेशंस को देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उसे जाके देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डील करेंगे। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है जहां पे मैंने 2025 एंड दिसंबर 2024 के क्वेश्चंस को किया है, बहुत ही डिटेल में किया है। सबसे पहले जाइए उसे देखिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल @इकोनीति @इकोनीति_ऑफिशियल जुड़ जाइएगा। यह लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड सेकेंड थिंग, हमारा जो सेक्शनल फ्री सेक्शनल टेस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स mock test which is totally available, mock micro mock is totally available on the website. Visit our website econiti.org. ये totally free है and macro is coming soon, macro also coming soon. ठीक है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप हमारे फुल कोर्स से इनरोल होना चाहते हैं तो विजिट आवर वेबसाइट अगेन econiti .org। अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, 50% डिस्काउंट। गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ट्रस्ट मी गाइस। जेआरएफ लेना है इस बार, कैसे भी करके जेआरएफ लेना है हमें। ओके तो हमारे इको नीति वेबसाइट पे जाइए, विजिट करिए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। एंड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। राइट, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज क्लास। तो हमने माइक्रो कर लिया है एंड मैक्रो भी कर लिया है एंड इंटरनेशनल की फर्स्ट क्लास कर लिया है। टुडे इज 21 नवंबर, जहाँ पे हम इंटरनेशनल का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। एंड मेक श्योर ये सारे आप डेट्स जो है अपने फोन में पिन कर लेना कि इन समय हम मिल रहे हैं। 22 को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड वन ऑफ द ये भाई ये 26 नवंबर को सबसे इम्पोर्टेंट स्टैट्स एंड इको ट्रिक्स। ये फियर है बच्चों का कि मैम स्टैट्स और इको ट्रिक्स में कैसे पढ़ाई करें। मिलते हैं आपसे 26 को। इस बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज एंड ट्रिक नोट्स की शॉर्ट नोट्स कैसे होने चाहिए सब आपको मैं उस 26 को दिखाऊंगी। लेट्स वेट वेट फॉर द क्लास और जुड़ जाइएगा जरूर। ये सारे क्वेश्चंस हमने डील कर लिए थे कि एफटीपी क्या होता है एंड ऑल, वेयर वी लेफ्ट ऑफ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Yeah, where we left off is question number 73. Arrange the following theories in correct chronological order starting from earliest to latest. Make sure जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं ऑलवेज कहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने रिकॉर्डिंग को पॉज करना और अपना आंसर्स अपने पेन कॉपी पे लिखना एंड फिर उसके बाद हमारे आंसर से मैच करना। राइट, ऐसे क्या होगा, बार बार ऐसे करने से आपकी रिकॉलिंग पावर स्ट्रांग होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत कम समय में क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एब्जॉर्प्शन अप्रोच। ओके ओके, लेट्स, ये क्या हो गया। एब्जॉर्प्शन अप्रोच इज कम, ये 1952 में आया था। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन सैमुअलसन ने दिया था, ये 1948 में था। एंड रेसिप्रोकल डंपिंग मॉडल इज इन 1983। लियोन्टिफ पैराडॉक्स, हेक्चर रोलिन को इसने काउंटर अटैक किया था। लियोन्टिफ पैराडॉक्स इज 1953। इमोशराइजिंग ग्रोथ जगदीश भगवती 1958। ठीक है, उसी हिसाब से इसको अरेंज कर लेना।
पहले पता है ये सारे जो ये सारे जितने भी ईयर्स वाले हैं ना, इसको रिमेम्बर करने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करो तो अगर ये सारे डेट्स ऐसे आपको करने पड़ रहे हैं तो एक पेज पे लिखते जाओ, सारे एक साथ लिख लो। लिखने के बाद उसके अपने वॉल पे पेस्ट कर लो, और सुबह शाम एटलीस्ट 3 से 4 बार जब उसको डेली डेली देखोगे ना, तो वो दिमाग में एकदम ही फिट हो जाएंगे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज, अरेंज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये है आपका सबसे पहले अर्लीस्ट 8348। ओके, बी, बी ए, BAD E एंड सी, BADEC, BAB, सॉरी BADEC। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसको आप एक बार देख लेना अरेंज करके, मैंने आपको ईयर्स बता दिया है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The secular deterioration of terms of trade for low developed countries has been explained by। अब देखो, ये तो मैंने आपको कल बताया था, सेकुलर डिटोरिएशन ऑफ, इसको किसने दिया था? प्रबिस, प्रबिस, प्रबिस एंड सिंगर ने दिया था। ठीक है, प्रबिस एंड सिंगर ने दिया था, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हालांकि यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन अब आपके पास, आपको तो ये पता है कि सेकुलर डिटोरिएशन टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर लो डेवलप्ड कंट्री हैज बीन एक्सप्लेन बाय प्रबिस एंड सिंगर, लेकिन जगदीश भगवती जी ने भी यहाँ पे डिटोरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में बात किया है। अगर ये ऑप्शन दो बी एंड डी देता, तब आप इसको BND लगा करके आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे 3 दिया है तो BDE ऑप्शन आप देख लेना। BDE इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जल्दी जल्दी सारे लगाने हैं, जय मतलब जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। सो एज पर द ग्रेविटी मॉडल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द टू कंट्री डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन देम। ये ग्रेविटी मॉडल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें ये बोलता है कि दो कंट्री जितना ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस कम रहेगा, वो उतना ज्यादा ट्रेड करेंगे, और उन ट्रेड उनकी GDP पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यही है। इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं TIJ, ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, GYI YJ अपॉन DIJ। ये GDPs ऑफ द कंट्री 1 है, GDP ऑफ द कंट्री 2 है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये एक कांस्टेंट टर्म है, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज GDP एंड डिस्टेंस, फॉरेन एक्सचेंज नहीं, ट्रेड इंटेंसिटी नहीं, फॉरेन, AB इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ओके, मेक श्योर आप वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ोगे। ये वीडियो देखने के बाद नोट डाउन कर लो, मुझे वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है, इसके अंदर कितने इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में पढ़ना है। इंडिया किसका पार्ट नहीं है? इंडिया आपका IS, सेंट्रल एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट का पार्ट नहीं है, बाकी इन सब का पार्ट है, यानी BCDE आपका करेक्ट है। इस पे मैंने छोटा सा राइट अप दिया है, ये आप देख लेना कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है एंड पर्पस क्या है। याद रखना, जो आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ये पुअरेस्ट कंट्री के लिए होता है। ठीक है, पुअरेस्ट कंट्री, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्री, ये बहुत ही गरीब, गरीबी रेखा से भी नीचे, वैसे वाली कंट्रीज। ठीक है, इंडिया इसका पार्ट है, इंडिया IFC का भी पार्ट है, और इसके पर्पस क्या, IFC क्या करता है? प्रमोट अ प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, एंड मेगा मेगा का भी पार्ट है, एंड IBRD का भी पार्ट है, बट डिस्प्यूट सेटलमेंट का नहीं है। तो ये मैंने आपको एक चीट नोट्स दिया है, इसको आप लिख लेना और अपने वॉल पे चिपका देना, ताकि आपको याद रहे। इसकी हाईलाइट कर देना कि ये क्या करता है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एड वैलोरम टैरिफ, अटारकी, कंपाउंड टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ। ओके, एड वैलोरम ये आपका यूनिट से रिलेटेड होता है या वैल्यू से रिलेटेड होता है, तो दैट गोज टू ऑप्शन नंबर 4। अटारकी मतलब क्या होता है कि ट्रेड के पहले की कंडीशन।
ठीक है, यानी कि जब ट्रेड कोई कंट्री नहीं किया रहता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। कंपाउंड यानी कि दो मिक्स, कम स्पेसिफिक और एड वैलोरम मिक्स, यानी स्पेसिफिक मीन्स होता है आपका फिक्स सम पर यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अरेंज करते हैं इसको। 4 4 3 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके। ओ गॉड, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ द यूजीसी नेट, दिसंबर 2023। ये साल में ना, ये साल का सबसे मतलब अब बहुत ज्यादा टफेस्ट पेपर था यूजीसी नेट का। इसकी कट ऑफ, इसमें जेआरएफ की कट ऑफ हमेशा जाती है 75%, बट इस टाइम में गई थी कुछ अप्रोक्स 164 पे जेआरएफ था। मैं जनरल की बात कर रही हूँ। एंड ओबीसी तो 154 एंड ऐसे था। इसी पेपर में मेरा नेट निकला था। सो देखते हैं फटाफट क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा पेपर है। अगर आप जेएनयू पीएचडी एंड आईएसआई और ये सब के पीएचडी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मेक श्योर आप ऐसे क्वेश्चन लगा के जाना। ठीक है। Suppose India is the home country and USA is the foreign country. Okay, India is the home country, USA is the foreign country. The interest rate in India and USA is 6% and 4% respectively. The exchange rate of US dollar is 880 today but expected to rise 84 in a year. Which of the following is true according to the uncovered interest arbitrage parity condition? Okay. तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इंडिया होम कंट्री है, यूएसए आपका फॉरेन कंट्री है। इंडिया का इंटरेस्ट रेट आपका 6% है और यूएसए का इंटरेस्ट रेट आपका 4% है। और हम यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपका जो डॉलर के कंपैरिजन में रुपी है वो डेप्रिशिएट कर जाएगा। ठीक है। तो ये टर्म आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज कंडीशंस क्या क्या होते हैं। तो इसको मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं ऑप्शन पे जाऊंगी। देखो मैं पहले क्या है ना, और डायरेक्टली ऑप्शन पे जंप कर दूंगी तो फिर समझ नहीं आएगा। आई एम जस्ट बिहेविंग लाइक कि मैं एग्जाम दे रही हूँ और मैं कैसे चीजों को अपने माइंड से पेपर पे उतारूंगी। ओके। सो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज पैरिटी कंडीशंस। ओके, जस्ट अ सेकेंड। कंडीशंस तो क्या है ये आपका बताता है। ये इंटरेस्ट आर्बिट्रेज पैरिटी कंडीशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस डिफरेंस इन इंटरेस्ट डिफरेंट इन इंटरेस्ट रेट, दो कंट्री के बीच का जो डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट बिटवीन द टू कंट्रीज। ये सारी चीजें आप लिखते जाना, ये शॉर्ट नोट्स है। इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड चेंज इन एक्सचेंज रेट। राइट। दो कंट्री के बीच का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस, ये आपका बताता है इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज पैरिटी कंडीशन, जो कि बराबर है आपके एक्सपेक्टेड चेंज इन एक्सचेंज रेट। मतलब आपका एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है घट रहा है इन फ्यूचर। ठीक है। अब इसको हम, इसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि अगर इसको मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं, ये बोलता है इंटरेस्ट रेट ऑफ होम कंट्री माइनस इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड चेंज इन एक्सचेंज रेट, मीन्स ET माइनस 1 माइनस ET अपॉन ET। राइट। ये IH आपका होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट है, ये IF आपका फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट है, एंड ये आपका ये आपका बताता है एक्सचेंज रेट। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट, दिस इज करंट एक्सचेंज रेट, करंट एक्सचेंज रेट। ओके। अब इसके कुछ केसेस देख लेते हैं कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1। केस फर्स्ट क्या है? ये कहता है कि इफ होम इंटरेस्ट रेट होम इंटरेस्ट रेट इज हायर
बट अब होम इंटरेस्ट रेट हायर है, मतलब अपनी कंट्री का इंटरेस्ट रेट हायर है, और इन्वेस्टर सोचता है, बट इन्वेस्टर्स, अब जिसको इन्वेस्ट करना होगा वो इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि अपनी कंट्री का इंटरेस्ट रेट तो हायर है, तो वो सोचता है कि आने वाले समय में होम कंट्री का करेंसी डेप्रिशिएट हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द होम कंट्री होम करेंसी होम करेंसी डेप्रिशिएट कर सकती है, डेप्रिशिएट द कंट्री, द करेंसी लॉस। ठीक है, द करेंसी लॉस ऑफसेट द इंटरेस्ट गेन। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे कंट्री का इंटरेस्ट से ज्यादा है तो हम बाहर वाले हमारे में इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि उनको गेन हो सके। अगर कहीं मेरी कंट्री से ज्यादा इंटरेस्ट रेट है तो मैं बाहर इन्वेस्टमेंट करूंगी ताकि मुझे गेन हो, गेन के लिए तो करते हैं। तो अगर आपकी कंट्री का इंटरेस्ट से ज्यादा है तो इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि भाई आने वाले समय में आपकी कंट्री का, होम कंट्री का करेंसी डेप्रिशिएट करेगा, और जो इंटरेस्ट रेट हमें फायदा मिल रहा है वो ऑफसेट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होने से। ठीक है, तो इस केस में जो भी इन्वेस्टर्स है उसको कोई भी आर्बिट्राज करने पे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यानी नो, व्हाट आई राइट, नो आर्बिट्रेज प्रॉफिट, करेक्ट, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये केस नंबर 1 है। अब सेकंड केस पे जाते हैं, मतलब ऐसे करके 3 केसेस हैं जो आपको आने वाले अगर समय में क्वेश्चन दे दिया इससे तो आप कैसे डील करोगे। हमारा यही मोटिव है कि हम सारे एक क्वेश्चन को उठा के उसको पूरा ही छोटे 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 भागों में बांट दें कि पूछो कितना पूछ सकते हो तुम, राइट। इफ, सेकंड क्या केस है, इफ आई एच माइनस आई एफ is greater than it minus 1 minus et upon et। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड डेप्रिशिएशन। ठीक है, एज मतलब कि हमारे कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है एज एक्सपेक्टेड डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन हो रहा है उससे फायदा हमें कम मिल रहा है एज कंपेयर टू होम इंटरेस्ट रेट से फायदा मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इन्वेस्टर्स क्या करेगा, इस केस में हमारी कंट्री में कैपिटल इनफ्लो होगा। क्या होगा, कैपिटल इनफ्लोस इनटू द होम कंट्री, होम कंट्री, क्योंकि ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, रीजन क्या है, क्यों क्यों इनफ्लो हो रहा है, रीजन है टू अर्न हायर रिटर्न। ठीक है, रीजन है टू अर्न हायर रिटर्न। सेम सेम कंडीशन, अगर ये लेस देन हो गया, ठीक है, लेस देन हो गया यानी कि होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट इज लेस देन, ये पूरा मैं इसको दूसरे कलर से करती हूँ, यूज अनदर कलर। अगर ये लेस देन हो गया, ये ऐसे, तब क्या इंटरप्रिटेशन होगा, तब आपका इंटरप्रिटेशन होगा, मैं यहां लिख देती हूं, ये हो जाएगा, ये आपके केस में कैपिटल आउटफ्लो होने लगेगा, कैपिटल आउटफ्लोज ऑफ द होम ऑफ द होम कंट्री, आपकी कंट्री से कैपिटल बाहर जाने लगेगा जब ये लेस देन हो जाएगा, होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम होगा। ठीक है, ये आपको कुछ कंडीशंस याद रखने हैं। नाउ कम टू, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे देखते हैं। ये तो आपने लिख लेना है, केस 1 एंड केस 2, दिस इज केस 2, सॉरी केस 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि
अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इंडिया, इंडिया का जो कि होम कंट्री है, इंटरेस्ट रेट है 6%। यूएसए जो कि फॉरेन कंट्री है, उसका इंटरेस्ट रेट है 4%। ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड डिप्रिशिएशन, यानी आने वाले समय में डिप्रिशिएशन हो सकता है, जो कि हमारा 8 रुपीज से लेके 84 पे चला जाएगा। राइट। तो ठीक है। होम कंट्री, क्या हमने पढ़ा था, होम कंट्री माइनस IF कितना हुआ, 6 - 4 दैट इज 2% का चेंज हुआ। राइट। और एक्सपेक्टेड डेप्रिशिएशन कैसे हमने निकालना था, 84 - 80 अपॉन 80, यही किया है। ओके। 4/80 दैट इज 5% का चेंज हुआ है। अब देखो, 2% इज लेस देन 5%। तो ये केस कौन सा हो गया, जहां पे हमारा एक्सपेक्टेड डेप्रिशिएशन इज ग्रेटर देन होम कंट्री इंटरेस्ट रेट। ये कौन सा केस हो गया, केस 3। इस केस 3 में हमने क्या पढ़ा था, केस 3 में हमने पढ़ा था कैपिटल आउटफ्लो ऑफ द होम कंट्री। ठीक है। होम कंट्री से कैपिटल बाहर जाएगा तो कैपिटल आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। ओके। अब ऑप्शन पे आते हैं, इतना हमने इसको तोड़ दिया। अब पूछो, देखो क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन है कैपिटल विल फ्लोज इनटू द इंडियन इकोनॉमी, नहीं नहीं होगा। फ्लोज इनटू आ रहा है, इनटू मीन्स आ रहा है, नहीं आएगा, नहीं जाएगा। कैपिटल विल फ्लो आउट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यस जा रहा है। नो कैपिटल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि ये पेपर बहुत आया, हार्ड आया था, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस थे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, if the current account deficit increases, the capital account surplus increases for an economy, the exchange rate would be okay। ये क्वेश्चन, ओके, ये कह रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीजेस, करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीजेस एंड कैपिटल अकाउंट सरप्लस इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल अकाउंट सरप्लस। तो दोनों ऑफसेट हो जा, ऑफसेट कर लेगा, मतलब बराबर हो जाएगा। एक तरफ डेफिसिट हो रहा है, एक तरफ सरप्लस बढ़ रहा है। हम क्या करते हैं, बीओपी बैलेंस हमेशा अपने आप को बैलेंस करता है। कब कब बैलेंस, मतलब बीओपी हमेशा बैलेंस होता है। अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में है तो वहां कैपिटल अकाउंट सरप्लस में होगा। अगर करंट अकाउंट सरप्लस में है तो वहां कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में, ऑलवेज बैलेंस करके हम चलते हैं। तो अगर एक बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, एक डेफिसिट बढ़ रहा है और एक कैपिटल अकाउंट सरप्लस बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा। अब ये इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट डिपेंड किस पे करेगा, एक्सचेंज रेट डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा है, करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है कि कैपिटल अकाउंट सरप्लस ज्यादा है। इसको एक बार देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है हमारा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जहां पे एक्सचेंज रेट आपका डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ व्हाट, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है। अब इसका एक फ्लो बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट होगा तो क्या हो सकता है। तो करंट अकाउंट हमारा अगर डेफिसिट में है, इसका मतलब क्या है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा होगा। इंपोर्ट ज्यादा हो रहा होगा यानी कि डिमांड फॉर डॉलर ज्यादा होगा। डॉलर ले लो क्योंकि डॉलर की ही बात की गई है, तो डिमांड फॉर डॉलर हाई होगा। ठीक है, डिमांड फॉर डॉलर हाई रहेगा क्योंकि डेफिसिट है। डिमांड फॉर डॉलर, लोग डॉलर का डिमांड कर रहे हैं, यानी रुपए की वैल्यू कम है। ठीक है, लोग डॉलर का डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, करेंसी डेप्रिशिएट करेंगे क्योंकि हमें इंपोर्ट कम करना है। ठीक है, तो इस केस में हम डेप्रिशिएट करेंगे। नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, अगर आपका कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है, इस केस में क्या है,
सो आपका इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कैपिटल इनफ्लो ज्यादा है। कैपिटल इनफ्लो इज हाई। हमारी कंट्री में कैपिटल इनफ्लो है, वो ज्यादा है। ठीक है। इसका मतलब सप्लाई ऑफ डॉलर ज्यादा है। ठीक है, डॉलर हाई है, यानी फॉरेन करेंसी, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके। करंट अकाउंट सरप्लस में क्या है? कैपिटल इनफ्लो ज्यादा है। कैपिटल इनफ्लो ज्यादा हो रहा है। कैपिटल इनफ्लो है। माई लैपटॉप गेट्स हैंग समटाइम्स। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ज्यादा होगी, राइट? जल्दी जल्दी करेंगे। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, अब किसी का सप्लाई ज्यादा रहेगा, यानी कि लोगों के पास ज्यादा फॉरेन करेंसी है, तो वो क्या कर रहे हैं? तब क्या होगा? सरकार क्या करेगी? अप्रिशिएट करेगी ना अपनी करेंसी की। नहीं नहीं, फॉरेन करेंसी नहीं, डॉलर नहीं, रुपी होनी चाहिए। तो आप अप्रिशिएट करेगी अपनी होम करेंसी को। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है। जो जो ज्यादा रहेगा वो चीज करेगी। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट इज ग्रेटर देन कैपिटल अकाउंट सरप्लस, तब इस केस में डेप्रिसिएशन होगा। अब मैं बोल रही हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट इज लेस देन कैपिटल अकाउंट सरप्लस, इस केस में एप्रिसिएशन होगा। ठीक है। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का मतलब समझते हो ना? $1 इक्वल्स टू, अगर 80 रुपीज है, तो डेप्रिशिएट होना मतलब कि $1 इक्वल्स टू 85 रुपीज है, यानी महंगा हो गया। इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि महंगा हो गया हमारे लिए। ठीक है। नाउ एप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा कि $1 इक्वल्स टू, अगर 80 रुपीज है, तो $1 इक्वल्स टू ये 75 रुपीज हो गया। रुपीज सस्ता हो गया डॉलर के कंपेयर में। यही है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज नॉट एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कब होगा? डिपेंड्स ऑन कि क्या कौन सा केस हो रहा है। ठीक है। ये वाला ऑप्शन नंबर वन फर्स्ट है। ठीक है। नाउ सेकेंड इज डेप्रिसिएशन नहीं, डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। थोड़ा एक्सप्लेनेशन लगा, बट आपको प्रॉपरली समझाना मेरा मतलब यही ऑब्जेक्टिव था। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंडिकेट द स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके। ठीक है, बहुत सिंपल है। करंट अकाउंट पूछ रहा है। करंट अकाउंट में आपका क्या होता है? विजिबल एंड इनविजिबल आइटम ऑफ ट्रेड, यानी ये गुड्स एंड सर्विसेज प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर, यही होता है। ठीक है। द करंट अकाउंट डेफिसिट इक्वल एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर सम ऑफ एक्सपोर्ट एंड नेट ट्रांसफर रिसीव्ड बाय द कंट्री। यस, दिस इज करेक्ट। करंट अकाउंट डेफिसिट में भी कवर्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम द फॉरेनर्स। यस, हम बोरोइंग से भी भर सकते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कवर्ड बाय बाइंग द एसेट फ्रॉम द फॉरेनर। बाइंग द एसेट्स का मतलब क्या, समझ रहे हो? अगर हम खरीदेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा ना, तो ये तो नहीं है। नो। इन इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट इन पर्टिकुलर पीरियड इज 15 million। इट कैन बी फाइनेंस बाय नेट इनफ्लो। वही चीज मैंने अभी प्रीवियसली बताया था। अगर एक डेफिसिट है तो एक इनफ्लो है, तो उससे भर दिया जाएगा। अगर एक करंट अकाउंट डेफिसिट है, में 50 million डेफिसिट है, और कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है 50 million, तो इसका 50 million निकाल के यहाँ पे डाल दिया जाएगा ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए। तो दिस इज करेक्ट। ए बी डी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, क्लियर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आज आज हमें। ओके। सपोज इंडिया इज, देखो कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मतलब आप 10 तो क्वेश्चन है, 8 से 9 क्वेश्चन तो मिनिमम है आपका इंटरनेशनल ट्रेड के, तो छोड़ के नहीं जाना है एग्जाम में। अगर नहीं टाइम है तो PYQs ही अच्छे से लगा करके जाओगे, लेकिन जाओ। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 99, सपोज इंडिया इज अ होम कंट्री एंड यूएसए इज अ फॉरेन कंट्री। ओके, इंटरेस्ट रेट इन इंडिया इज दिस, यूएस इज दिस, and foreign exchange 80 per dollar in the spot market. Okay, spot market यानी करंट, अभी के मार्केट में 80 रुपए चल रहा है।
एंड 81 पर इन फॉरवर्ड यानी फ्यूचर, फ्यूचर के समय में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्टिंग कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरेट आर्बिट्रेज फ्लो, वही है जो मैंने आपको बताया था पिछले की तरह, सिमिलर ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। तो एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। आपसे पूछ रहा है कि क्या है ये। ठीक है, इंडियन रुपी विल डेप्रिशिएट करेगा, क्या करेगा? ओके ठीक है, देखते हैं। ओके, तो इंडिया में क्या है, इंडिया की जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 3% है, यूएस का आपका 1% है। ठीक है, यूएस का आपका 1% है। ओके, एंड आपका करेंसी डेप्रिशिएट कर रहा है इन फ्यूचर। तो अब इसका एक फ्लो बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है अगर इन फ्यूचर आपका डेप्रिशिएट करता है। तो बीइंग एन इन्वेस्टर अभी क्या आप सोचोगे कि यार इंडिया में तो अभी इंटरेस्ट रेट 3% है, यानी कि ज्यादा है, तो हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि अगर इंटरेस्ट रेट अभी हाई है तो डेप्रिशिएट हो जाएगा, मतलब इन फ्यूचर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो सकती है। तो अभी हमने पिछले में पढ़ा था कि अगर करेंसी इन फ्यूचर डेप्रिशिएट हो रही है तो आर्बिट्रेज मतलब हमें हमें कोई भी इंटरेस्ट रेट गेन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर क्या सोचेगा, सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन यूएस, यूएस में इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि अभी उसका इंटरेस्ट रेट कम है। हो सकता है आने वाले टाइम में, हो सकता है आने वाले टाइम में करेंसी अप्रिशिएट करे। तो अगर बोरोवर्स पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचे तो पहला ये क्या हो सकता है, क्या करेगा, ये बोरो करेगा अपनी कंट्री से। इन्वेस्टर क्या करेगा, यूएसडी डॉलर यानी डॉलर को, यूएस के डॉलर को बोरो करेगा, सबसे पहले वो खरीदेगा। खरीद के हम क्या करेंगे, इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, कहाँ करेगा, यूएस में। ठीक है, इन्वेस्ट करेगा, बेचेगा, ठीक है, सेल करेगा डॉलर को, सेल करेगा डॉलर को। फिर यहां से ये मतलब स्पॉट मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, इंडिया के स्पॉट मार्केट पे क्या असर पड़ेगा कि यहां से डॉलर, स्पॉट मार्केट में डिमांड फॉर डॉलर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ उसको डॉलर कर इन्वेस्टमेंट करना है ना यूएस में, तो इंडिया के स्पॉट मार्केट में डिमांड फॉर डॉलर बढ़ जाएगा। और जब किसी का डिमांड डॉलर का बढ़ जाता है तो डेप्रिशिएशन होगा। डिमांड बढ़ गया यानी लोग ज्यादा डॉलर का डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अगर सरकार क्या करेगी, मतलब ये स्पॉट मार्केट में क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगा तो करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। तो करेंसी डेप्रिशिएट कहाँ करेगी, स्पॉट मार्केट में। नाउ अब यहां से उसने डॉलर खरीद लिया इन्वेस्टर, अब वो कहाँ बेचेगा, फॉरवर्ड मार्केट में बेचेगा। फॉरवर्ड मार्केट में वो डॉलर को सेल करेगा, सेल करेगा डॉलर को, जहां पे सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीज हो गया। जब जब किसी चीज का भी ज्यादा सप्लाई हो जाता है वो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू खत्म हो जाती है, यानी डॉलर बिकम चीपर। ठीक है, डॉलर बिकम चीपर, सस्ता हो गया, तो रुपी इस केस में जब वो सस्ता हो गया तो इस केस में एप्रिशिएट करेगा, रुपी रुपी एप्रिशिएट करेगा, एप्रिशिएट करेगा इन फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट में। ठीक है, ये स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट का केस हो गया, रुपी एप्रिशिएट करेगा इन फॉरवर्ड मार्केट। नाउ कम टू इंटरेस्ट रेट के कंडीशन में, अब इंडिया के इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट की कंडीशन में देखते हैं इंडियाज आईआर इंटरेस्ट रेट। अब इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर इन इंडिया से डॉलर खूब बोरो कर रहा है क्योंकि उसको वहां पे यूएस में इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टर्स बोरो, अब ज्यादा से ज्यादा डॉलर वो बोरो करेगा, मोर इन इंडिया। ठीक है, इससे क्या होगा, डिमांड फॉर लोन्स, लोनेबल फंड्स होते हैं ना, वही आप पढ़े होंगे, डिमांड फॉर लोन्स इंक्रीज, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, यानी कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा। अब इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया,
अब यूएस की मार्केट में देखें, यूएस की मार्केट में इंटरेस्ट रेट, यूएस इंटरेस्ट रेट, वहां क्या होगा? वहां क्योंकि मोर इन्वेस्टमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, यहां से निकाल के यूएस में ही तो कर रहा है इन्वेस्टमेंट इन यूएस, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड इंक्रीज हो जाएगा, और यूएस का डॉलर में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी था बट मजेदार था। जितने हार्ड क्वेश्चन है ना, उसको करने में इतना मजा आता है, वो अलग ही है कि यार तोड़ तोड़ के हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, नाउ अब देखते हैं क्या है। इंडियन रुपी डेप्रिशिएट इन स्पॉट मार्केट। ठीक है, देखते हैं। हाँ, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रही है, क्या कर रही है? इंडियन रुपी एप्रिशिएट करेगी फॉरवर्ड मार्केट में। इंडियन रुपी अप्रिशिएट करेगी फॉरवर्ड में और डेप्रिशिएट करेगी स्पॉट में। हाँ, ये करेक्ट है। इंडियन रुपी डेप्रिशिएट नहीं, ये अप्रिशिएट कर रही है, अभी हमने देखा। इंटरेस्ट रेट विल डिक्लाइन इन इंडिया। इंडिया का इंटरेस्ट रेट घट जाएगा? नहीं, इंडिया का इंटरेस्ट रेट आने वाले समय में बढ़ जाएगा। यस। इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन इन यूएस? नहीं। हाँ, इंटरेस्ट रेट यूएस का घट जाएगा, घट जाएगा। यस, ये घटेगा नहीं ना, बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट इंडिया का तो बढ़ रहा है, यानी ए एंड डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, ए एंड डी इज करेक्ट। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा, बहुत एक्सप्लेनेशन लिया ये क्वेश्चन, बट अच्छा था। द करेंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में बी फाइनेंस इन मैनी वेज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करेंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे आप भर सकते हो? कैसे भर सकते हो? एफडीआई इनफ्लो, यस। इनफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो, यस। बोरो फ्रॉम, यस। ड्रॉइंग फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज, यस। एबीसीडी 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 एबीसीडी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है, वॉच आवर प्रीवियस क्लास, क्योंकि एग्जैक्ट सेम चीज उठ करके आई है। जो टर्म यूज किया है वो सेम चीज उठ के आई है। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल क्या होता है मैंने कल बताया था, एक बार फिर से जल्दी से बता देती हूँ। उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है लैंड लेबर, लैंड लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, लैंड और कैपिटल आपका स्पेसिफिक फैक्टर है, उसी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। लेबर आपका मोबाइल फैक्टर है, मोबाइल फैक्टर है। ये आपका इमोबाइल फैक्टर है। तो स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल क्या बोलता है कि ट्रेड के बाद ना, जो लेबर है उस पे जो ट्रेड का इफेक्ट है वो एम्बिग्युअस इफेक्ट पड़ेगा। हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिंग इंडस्ट्री है उसमें जो स्पेसिफिक फैक्टर है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिंग इंडस्ट्री का स्पेसिफिक फैक्टर, उसको गेन होगा इंस्टीड ऑफ इंपोर्ट कॉम्पिटिटिंग स्पेसिफिक फैक्टर के, उसको लॉस होगा। यही एग्जैक्ट टर्म मैंने आपको कल की क्लास में लिखवाया है। अगर नहीं मतलब आपने देखी है तो सबसे पहले देखना। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। फैक्टर स्पेसिफिक टू एक्सपोर्ट सेक्टर इन ईच ऑफ द कंट्री गेन फ्रॉम ट्रेड, यस। Yes. Factor specific to the import competitive loss from the trade. Yes. Import को नुकसान होता है, एक्सपोर्ट को फायदा होता है। मोबाइल फैक्टर दैट कैन वर्क इन आइदर कैन बी गेन, नहीं बता सकते। या तो उसको गेन हो रहा है या तो उसको लॉस हो रहा है, मैं कुछ कह ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, मोबाइल फैक्टर यानी यहाँ लेबर की बात हो रही है। लेबर क्या है? एम्बिग्युअस इफेक्ट है, हम नहीं बता सकते उसको क्या फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, राइट? तो एबीसीडी 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 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। कंसीडर एन इकोनॉमी विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, फिक्स प्राइस लेवल एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट starting from equilibrium. Suppose there is a monetary expansion. Okay, monetary expansion मतलब समझ जाओ कि मनी सप्लाई बढ़ रहा है। which of the following are true for the new equilibrium as compared to the initial equilibrium? Okay, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ये आपका मंडल फ्लेमिंग बीपी मॉडल से है। इसमें क्या कह रहा है? परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, यानी कि आपका कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, और
फिक्स प्राइस लेवल एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, प्राइसेस आपकी फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। उस कंडीशन में अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है, एक बार दिमाग लगाते हैं। मॉनेटरी एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, मंडल फ्लेमिंग बीपी मॉडल है। तो मॉनेटरी एक्सपेंशन यानी फ्लो चेन बनाने की कोशिश करते हैं कि मनी सप्लाई को इंक्रीज किया गया है। तो मनी सप्लाई जब आपका इंक्रीज होता है तो सबसे पहले आपका इफेक्ट किस पे पड़ता है। अब मैं एक डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पे। दिस वन इज, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे इनकम है, ये आपका आईएस कर्व है, ये एलएम कर्व है, आईएस एलएम है। राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज बीपी कर्व, बीपी कर्व। ठीक है। अब मनी सप्लाई इंक्रीज किया, सबसे पहला इफेक्ट आपका आएगा एलएम कर्व पे। एलएम कर्व शिफ्ट राइट, राइट आगे की तरफ चला जाएगा, राइट। ये y0 है, इसको मैंने शिफ्ट करा दिया। एलएम कर्व शिफ्ट राइट, जैसे ही शिफ्ट हुआ, ठीक है, यहां पे शिफ्ट हुआ, दिस इज वन, y1 यहां हुआ। ठीक है, एलएम का शिफ्ट राइट। सेकंड क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट आपका घट गया, आपकी होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट घट गया, यानी कि होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट इज लेस देन फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट। इसके मतलब क्या है कि कैपिटल, कैपिटल आउटफ्लो हुआ है, होगा, लोग बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कैपिटल अकाउंट आपका डेफिसिट में जाएगा जब भी आउटफ्लो हो, यानी कि कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेफिसिट में जाएगा, डेफिसिट होगा। हमेशा याद रखना, डेफिसिट होता है तो डेफिसिट का दूसरा भाई है कौन, डेप्रिशिएशन, वो चला आता है। यानी याद रखना, जब भी डेफिसिट रहेगा तो डेप्रिशिएशन होगा, डेप्रिशिएशन ऑफ अ करेंसी। डेप्रिशिएट करेगी करेंसी, डेप्रिशिएट करेगी मतलब $1 बराबर 80 रुपीज था, तो $1 बराबर अब 84 रुपीज हो गया। ठीक है, अब जैसे ही डेप्रिशिएट करेगा हमारा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी कि आईएस को, आईएस का एक कंपोनेंट होता है ना एक्स, वो बढ़ेगा तो शिफ्ट करेगा राइट की तरफ, इनकम बढ़ेगा। ठीक है, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, और कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो आई ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। आई स्क्वायर को शिफ्ट शिफ्ट करा देते हैं हम, दिस इज दिस वन, IS1। तो अपने इनिशियल लेवल पे आ गए लेकिन हमारा इनकम बढ़ गया। क्लियर है। तो अब ये मैंने अपना चीट नोट पेपर में उतार दिया। पूछो क्या क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है भाई। ट्रू फॉर द न्यू इक्विलिब्रियम एज कंपेयर टू इनिशियल इक्वी, ठीक है, आउटपुट विल बी हायर, हाँ दिख रहा है यहाँ पे, आउटपुट विल बी हायर। कंजम्पशन विल बी हायर, यस। कंजम्पशन, इंटरेस्ट विल बी लोअर, यस। इंटरेस्ट विल बी लोअर, नहीं नहीं, आफ्टर सेटलमेंट इंटरेस्ट विल बी, जहां पे था वहीं पे आ गया। इंटरेस्ट विल बी हायर, नहीं, ना तो हायर होगा, जहां पे था वहीं आ गया। तो ए बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इसको कहते हैं देख के चीटिंग करना। क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं देख के चीटिंग करना। अब हम अगर ISLM बीपी मॉडल पढ़ ही रहे हैं तो आपको एक चीट नोट दे देती हूँ कि जब भी आपका परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होगा, और ये हमेशा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, आपसे पूछेगा कि कौन सी पॉलिसी आपकी इफेक्टिव होगी। ठीक है, ये आपकी फ्लेक्सिबल है, ये आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये आपकी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी है, यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी है। तो ऑलवेज याद रखना कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी आपकी मॉनेटरी, सॉरी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है, और ये इफेक्टिव नहीं होती है, यानी इनइफेक्टिव लिख लेना यहाँ पे, इनइफेक्टिव। फिक्स्ड एक्सचेंज में इनइफेक्टिव होती है और फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होती है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। सेम कंडीशन आपका है अंडर इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, यानी कि कैपिटल का फ्लो नहीं हो रहा है, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी।
क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फ्लेक्सिबल, ये हो गया फिक्स्ड। फिक्स्ड में हमेशा याद रखना, फिक्स्ड में हमेशा आपका फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होता है। ठीक है, फिक्स्ड में आपका फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होता है, यानी कि इफेक्टिव यहां लिख सकते हैं। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल में आपका मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है। और फिस्कल पॉलिसी पार्शियली हो सकता है, पार्शियली किस केस में? इम्परफेक्ट में, और यहां तो नहीं होगा। ये ऐसे चीट नोट है जो आप बना सकते हो। ठीक है, नोट कर लेना इसको, नोट डाउन। वैसे तो सारी चीजें लिखना है आपको। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द एक्सचेंज रेट चैनल ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, यू डू इट। ऊपर जैसे मैंने ट्रांसमिशन चैनल बनाया है उसी पे बेस्ड है, खुद से ट्राई करना। सेम क्वेश्चन है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन यानी मनी सप्लाई बढ़ रहा है, कैसे कैसे आपका ये अरेंज होगा, उसी को अरेंज करना है आपको। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री मेंटेन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। Okay. The central bank of a country maintain a fixed exchange rate, which is defined as a number of unit of domestic currency per unit of foreign currency. Okay. Currently, the domestic currency is overvalued. Okay. Overvalued the foreign currency in this context. Indicate the kind of, okay, ये आपको बता रहा है कि सेंट्रल बैंक क्या करेगा अगर आपकी डोमेस्टिक करेंसी ओवर वैल्यूड हो जाती है। ठीक है, तो आपको पहले एक टर्म पता होना चाहिए, एक होता है ओवर वैल्यूड, एक होता है अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? जब आपकी, ओवर का मतलब आपको लगेगा कि हमारी रुपी बढ़ गई, नहीं नहीं, वो मतलब नहीं होता है। ओवर का मतलब होता है कि हमारी रुपी घट गई, ये याद रखना। ओवर वैल्यूड, 1 रुपी बराबर अब 80 रुपीज हो गया, एक्सचेंज रेट घट गया। ठीक है, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है ये है तो अंडर, लेकिन इसमें क्या है, हमारी रुपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। 80 रुपीज था, तो अब फॉरेन एक्सचेंज के या डॉलर के कंपेयर में ये 90 रुपीज हो गया। यहाँ पे ये वीक हो रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रांग हो रहा है। रुपी स्ट्रांग हो रहा है, यहाँ पे रुपी वीक हो रहा है। ये ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड का था केस। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है अगर हमारी करेंसी ओवर वैल्यूड हो गई अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, यानी ये वाले केस में। इस केस में क्या है, करेंसी ओवर वैल्यूड हो गई, यानी कि अब डॉलर लेना सस्ता हो गया लोगों के लिए, तो यानी कि डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज हो जाएगा। डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या करेगा? अब डिमांड, अब हम डॉलर का डिमांड किससे जाके करेंगे? सेंट्रल बैंक से ही करेंगे। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेल करेगा फॉरेन करेंसी को, यानी कि डॉलर को सेल करेगा। फॉरेन करेंसी यानी डॉलर ही ले लेना, डॉलर को सेल करेगा फ्रॉम रिजर्व। अब सेंट्रल बैंक के पास कहाँ से आएगा? रिजर्व से ही आएगा, रिजर्व। ठीक है, इससे क्या होगा? सेंट्रल बैंक का रिजर्व घटेगा, रिड्यूस होगा, और गैप जनरेट होगा, गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ये इक्वलाइज हो जाएगा, इक्वलाइज्ड। ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस पूरा चलता है। ओके, नाउ कम टू ऑप्शंस। अब ऑप्शन देखते हैं। द डिमांड फॉर ये आपको फ्लो बनाना है कि पहले क्या हो सकता है, पहले क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें लग रहा ये है द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एक्सीडेड सप्लाई। नहीं, ये अभी नहीं है, अभी नहीं होगा। द एक्सचेंज रेट इज लोअर देन द मार्केट क्लियरिंग। यस, ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले बी होगा। बी, हमें बताया ना, एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड, द गैप बिटवीन, ये तो लास्ट है, द गैप बिटवीन, ये लास्ट होगा। द सेंट्रल बैंक स्टॉक फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्रिशिएट डिप्लीटेड। नो, अभी नहीं है। जब, ओके, ये होगा तब डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, यानी ए होने के बाद रिजर्व घटेगा, रिजर्व घटेगा, दैट इज
मतलब सेंट्रल बैंक बेचना चालू करेगी, बेचेगी। फिर उसके बाद फिर आपका करेंसी डिप्लीट यानी रिजर्व कम होगा। देन आपका गैप इक्वलाइज होगा। BAEDC, BAEDC, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके। तो ये आपको फ्लो बनाना आना चाहिए। आप हमेशा कोशिश करिए कि आप चेन बना 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 के सॉल्व करें। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Oh, finally, we are done with December 2023 questions. One of the most toughest paper of UGC में। अब तो बहुत है, अब तो इट्स बिकम अ केक वर्क नाउ। अब अ टैरिफ रिडन ऑफर कर्व बेंड टूवर्ड्स, मतलब टैरिफ लगता है तो ऑफर कर्व इंपोर्ट से एक्सपोर्ट से दूर हो जाता है, इंपोर्ट के पास चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट से दूर इंपोर्ट के पास जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करेंगे। फैक्ट अप्लाइज ये सैमुअल्सन ने दिया था। मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, ये एक्सटेंडेड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर IMF हैज सेटेड द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये आपको दिया था 1974 में। 1974 में। ठीक है, एक्सटेंडेड, ये IMF ने सेटअप किया था इसको 1974 में। और इसका जो पर्पस था वो था कि लॉन्ग टर्म जो भी BOP में प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म BOP प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ना मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। ओके, स्वैप, स्वैप का मतलब समझ में हो? स्वैप का मतलब होता है कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तुमसे ले रहे हैं तुमको दे रहे हैं। स्वैप का मतलब ऐसे ट्रेन में ऐसे साइन होता है, यानी आ रहे हैं जा रहे हैं, ले रहे हैं दे रहे हैं, स्वैप, लेना देना। तो जैसे क्वेश्चन ना समझ पाए ना तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश किया करो कि यार ये स्वैप का मतलब होता क्या है। ठीक है, अ स्पॉट परचेज ऑफ करेंसी कंबाइंड विथ, पहले परचेज किया, कंबाइंड विथ फॉरवर्ड परचेज, रीपरचेज, मतलब परचेज करके भी रीपरचेज कर रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता, राइट? दिस इज नॉट करेक्ट। A sell of foreign currency, sorry, sell of currency combined with a forward repurchase, पहले बेच रहे हैं, ओके, सेल कर रहे हैं, कंबाइन विथ फॉरवर्ड रीपरचेस, ओके, हाँ, फिर खरीद रहे हैं, हाँ, ये कर सकते हैं, पहले बेच रहे हैं फिर खरीद रहे हैं। सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन इन फॉरेन, नो, परचेस नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, पहले बेच रहे हैं फिर उसको रीपरचेस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। द यूरुग्वे राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन कॉल्ड फॉर, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड है WTO का। मेक श्योर आप सारे WTO के राउंड्स को एक बार देख लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगी। यूरुग्वे राउंड में क्या क्या हुआ था एक बार देख लेते हैं। क्या है ये यूरुग्वे राउंड? मैं यहाँ लिख देती हूँ। यूरुग्वे राउंड आपका 1986 से 19, ये राउंड चला था 84, 1994 तक। ये आपका एट्थ राउंड था, एट्थ राउंड ऑफ मल्टी लैटरल ट्रेड नेगोशिएशन, मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन अंडर गैट, गैट के अंदर था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड है। क्यों है? क्योंकि इसमें WTO को एस्टैब्लिश किया था 1995 में। इसके कुछ अचीवमेंट्स आप याद रख लो। अचीवमेंट्स, अचीव्ड क्या है, क्या क्या अचीव किया गया इसमें? इसमें सबसे पहले रिडक्शन ऑफ, रिड्यूस्ड टैरिफ ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स, टैरिफ को घटाया गया इंडस्ट्रियल गुड्स पे 40% तक, अप टू 40%। सेकेंड, टैरिफिकेशन हुआ, टैरिफिकेशन, टैरिफिकेशन का मतलब नॉन टैरिफ बैरियर्स को लाया गया, जिसमें आपका कोटा, वॉलेंट्री एक्सचेंज, ये सारे आते हैं टैरिफिकेशंस। ठीक है, थर्ड आपका एग्रीकल्चरल को इसमें इंक्लूड किया गया, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर डिसिप्लिन। ओके,
यानी सबसे पहले एग्रीकल्चर को इसमें इंक्लूड किया गया एज अ ग्लोबल ट्रेड। फोर्थ आपका है रिड्यूस इंडस्ट्रियल सब्सिडी। फिफ्थ आपका है, इसमें कुछ रूल्स लाए गए थे, जैसे ट्रिप्स, ट्रिम्स, गैट्स, ये सारे रूल लाए गए थे। ठीक है। सिक्स आपका, इसमें इस राउंड में सबसे पहले डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात हुई थी और सेटल किया गया था, मीन्स डिस्प्यूट सेटलमेंट यूनिट लाया गया था। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको यूरुग्वे राउंड के बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। द रिडक्शन ऑफ एवरेज टैरिफ ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, यस। कोटा इज रिप्लेस बाय टैरिफ, यस। कोटा को लाया गया था जिसको हमने टैरिफिकेशन बोला है। द रिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी, यस। मतलब एग्रीकल्चर पे सब्सिडी कम दे दिया जाएगा, उस समय कम कर दिया गया था। द रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल सब्सिडी, यस। एंटी डंपिंग एंड सेफ गार्ड, नहीं, रिलैक्स कहाँ से करोगे, अभी नहीं। ठीक है, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको मैं एक निमोनिक दे देती हूँ, कि इसके जो राउंड्स है ना, आपको गैट्स के राउंड पता होने चाहिए, हमेशा पूछता है। तो मैं जब एग्जाम दी थी तो मुझे कैसे याद होता था, मैं गैट्स के हमेशा राउंड पूछे, तो मैंने एक निमोनिक तैयार कर लिया था। वो था गैट जी डी के टी यू डी। ये आपको याद कर लेना है, गैट जी डी के टी यू डी। ये एक निमोनिक है, ये आपको गैट्स के राउंड को अरेंज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो गैट जी से फॉर क्या है, जेनेवा। सबसे आपको इसके अंदर और कुछ नहीं याद करना है, जेनेवा। ए फॉर एनएसी, एनएसी। टी फॉर टोक्यो, जी फॉर फिर जेनेवा। इसके राउंड्स कहाँ कहाँ हुए थे, ये है। डी फॉर डिलॉन, जस्ट सेकेंड, डी फॉर डिलॉन। के फॉर कैनेडी, टी फॉर टोक्यो। याद रखना, पीछे वाला टॉक है, आगे वाला टोक्यो है। यू फॉर यूरुग्वे, यूरुग्वे। एंड डी फॉर लास्ट राउंड, दोहा राउंड। आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, थोड़े से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के पढ़ लेना। तो ये न्यूमेरिक हमेशा याद रखना, ये आपके गैट्स के राउंड्स हैं। क्या है, गैट जी डीकेटी यूडी। ये ऐसे याद कर लेना, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए इसके न्यूमेरिकल करने, सॉरी क्रोनोलॉजी के लिए। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे हेडक्वार्टर पूछा है, गैट का जेनेवा में है, आईएमएफ का भी वॉशिंगटन में है, वर्ल्ड बैंक का भी है। ओके। आईडीए, आईडीए न्यूयॉर्क, नो नो, आईडीए आपका ये आपका वॉशिंगटन डीसी में है। ये तो मनालिया फिलीपींस, ये सही है, हाँ। ठीक है, तो ए बी सी, ए बी सी ई, ए बी सी ई, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। मेक श्योर आप ये सारे का डेट्स याद कर लेना, कब कब स्टैब्लिश हुआ है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट यानी सबसे कम से सबसे ज्यादा में डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा है कि क्या क्या है ये सारे, तो एक बार बता देती हूँ। डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि सबसे कम रिस्ट्रिक्शन से सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस किसमें है। तो सबसे कम है पहले आपका प्रेफरेंशियल, फिर उसके बाद आता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर उसके बाद आता है कस्टम्स, फिर आता है कॉमन, फिर आता है आपका इकोनॉमिक यूनियन, पी एफ सी सी ई। ये निमोनिक याद कर लेना, पी एफ सी सी ई, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लेना। ना मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जल्दी जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड मैंने तेज किया है अपना। The terms of trade of a nations are defined as the ratio of cost of its export. No, cost नहीं होता है, terms of trade क्या होता है, prices of x upon prices of m, यानी प्राइस ऑफ इंपोर्ट अपॉन प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट। सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ये आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड रिप्रेजेंट करता है, और उसकी सामने वाली कंट्री का जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, प्राइस ऑफ एम अपॉन प्राइस ऑफ एक्स।
ठीक है। नाउ सेकंड क्या था, टर्म्स ऑफ ट्रेड पार्टनर इक्वल टू द, हाँ इनवर्स हो जाएगा, यही मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन फर्स्ट तो गलत है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बोथ नहीं, बोथ तो सही नहीं है, बोथ फॉल्स नहीं। स्टेटमेंट नो, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, फॉल्स, यस फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये 2023 का शिफ्ट फर्स्ट है। WTO अभी हमने पढ़ा, यूरुग्वे राउंड में हुआ था, कब हुआ था, 1955 में। वैल्यू ऑफ ट्रेड, वैल्यू ट्रेड रेशियो कैप्चर ट्रेडिंग रिलेटेड टू द साइज ऑफ इकोनॉमी, मार्केट एंड इकोनॉमी। वैल्यू ट्रेड, किसी का ट्रेड किस पे डिपेंड करेगा, आपकी मार्केट पे और उसकी इकोनॉमी पे। ओके। ओके, इमर्सराइजिंग ग्रोथ, ये आपका मैंने कल की क्लास में इसको बहुत अच्छे से बताया है, ये जगदीश भगवती जी ने दिया था 1958 में। इसको आप देख लेना। जगदीश भगवती जी बोलते हैं कि कोई भी नेशन नेशन है, अगर वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका एक्सपोर्ट करना बाद में उसके लिए सेल्फ डिफिटिंग हो जाता है। ठीक है। यानी अगर वो पुअर नेशन है और वो अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करके इनकम बढ़ाना चाहता है तो वो सेल्फ डिफिटिंग हो जाए, बाद में उसकी ही एक्सपोर्ट उसके ही टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटोरिएट कर देती है। तो यही चीज जगदीश भगवती जी ने बताया है। ग्रोथ इन रिचर नेशन वुड एक्चुअली बी सेल्फ डिफिटिंग, नो रिचर नहीं। ग्रोथ इन पुअरर नेशन एक्चुअली बी सेल्फ डिफिटिंग, यस। ठीक है। सेल्फ प्रमोटिंग भी नहीं है, सेल्फ प्रमोटिंग भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ ये मैंने प्रोडक्ट साइकिल मॉडल आपको कल बहुत अच्छे से बताया है, एक बार देख लेना, अगर नहीं देखे हो तो मैं एक बार बता देती हूँ क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द प्रोडक्ट साइकिल मॉडल द इमिटेटिंग कंट्री स्टार्ट्स अंडर सेलिंग। इमिटेटिंग कंट्री का मतलब जो कॉपी करके बना रहा है, वो अपने मार्केट में बेच रहा है और इनोवेटिंग कंट्री को बेच रहा है इन द थर्ड मार्केट। अपने कंट्री में भी बेच रहा है, इनोवेटिंग को भी बेच रहा है, थर्ड मार्केट में भी बेच रहा है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट स्टेज जहां पे इनोवेटिंग कंट्री बनाता है और अपनी कंट्री में क्या करता है, अपनी कंट्री में कंज्यूम करता है। सेकेंड स्टेज, इनोवेटिंग कंट्री बाहर एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, बाहर एक्सपोर्ट करेगा। थर्ड स्टेज, जहां पे इमिटेटिंग कंट्री उसको कॉपी करेगी और अपने होम कंट्री में बेचेगी। ठीक है। फोर्थ स्टेज, जहां पे इमिटेटिंग कंट्री उसको अपने स्टेज कंट्री में बेचेगी, अपने कंट्री के अलावा वो थर्ड मार्केट में बेचेगी और इनोवेटिंग कंट्री को भी बेचेगी, एक्सपोर्ट करेगी। तो ये आपका फोर्थ स्टेज होगा, स्टेज फोर्थ। कल की क्लास में बहुत अच्छे से इसको समझाया है, तो मेक श्योर आप कल की क्लास देख लेना। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, टैरिफ लगाना है। ये इफेक्टिव रेट ऑफ टैरिफ पूछा है। इफेक्टिव रेट ऑफ टैरिफ जिसका फॉर्मूला होता है वन माइनस, सॉरी, नॉमिनल टैरिफ माइनस AI टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड इनपुट्स, वन माइनस AI, राइट। तो नॉमिनल टैरिफ कितना दिया है, 10%। मेक श्योर आप इसको परसेंटेज है तो उसमें पॉइंटर्स में कन्वर्ट करो, 0.10 माइनस ए आई आपका कॉस्ट ऑफ, रेशियो है, रेशियो ऑफ इंपोर्टेड एंड फाइनल कमोडिटीज है, यानी कि 0.8 इंटू नॉमिनल टैरिफ ऑन इंपोर्टेड दैट इज 0.20 अपॉन 1 - 0.10 दैट इज 10 नहीं, 120। ओके, 20। तो 0.10 माइनस 0.16 अपॉन 0. ये 20 नहीं है, 80 है, 0.2 आ गया, यानी कि -6, 0.6 अपॉन 0.2, ये आपका आएगा 0.06 आएगा, ये आएगा 0.3। क्लियर है, ये माइनस में आएगा। अब परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो तो -30% दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर है, इसमें बस फॉर्मूला डाल के आपको सॉल्व करना है। ओके, द लेवल ऑफ इंट्रा ट्रेड इंडेक्स कैन बी मेजर्ड एट, इंट्रा ट्रेड इंडेक्स कैसे मेजर करते हैं, वो है 1
एक्स माइनस एम इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट अपॉन, ये मॉड्यूलस में होता है, एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट, ये दोनों मॉड्यूलस में होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये कहाँ है, 1 - x - m, ये मॉडुलस में, लेकिन ये नहीं है तो ये गलत है। ये मॉडुलस में है, ये प्लस में दे दिया, नो दिस इज नॉट करेक्ट, नो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, तो ये इंटर ट्रेड इंडस्ट्री है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये गैट्स, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ ताकि आने वाले क्वेश्चंस में आपको कभी दिक्कत ना हो। ये गैट्स मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4, ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं एक बार, ये क्या है। तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये आपका गैट्स का मतलब क्या है, ये गैट्स आपका है जनरल जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस, ट्रेड इन सर्विसेज। क्लियर है। इसको डब्ल्यूटीओ ने बनाया था, डब्ल्यूटीओ ने बनाया था, और इसने डब्ल्यूटीओ ने क्लासिफाई किया था, क्लासिफाइज इंटरनेशनल ट्रेड इनटू 4 मोड। ठीक है, मॉडल्स, मोड से बोल लो, 4 मोड, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड आपका कुछ भी हो रहा है, सर्विसेज का हो रहा है, तो 4 प्रकार के मोड्स में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग ऑन हाउ दी सर्विसेज सप्लाइड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सर्विसेज कैसे सप्लाई किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है मोड 1। मोड 1, मोड 1 को हम बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर, ये चीट नोट है, इसको आप लिख लेना, ट्रेड। मोड 1 में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है, मतलब यहाँ पे कौन मूव करता है, जो सर, मतलब ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है जहां पे हम अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो सर्विसेज प्रोवाइड कैसे कैसे कर रहे हैं। पहला मोड है 1। 1 में आपका सिर्फ और सिर्फ सर्विस मूव करता है, हु मूव्स, ओनली सर्विसेज। इसका एग्जाम्पल, इसमें ना तो कोई पर्सन जाएगा दूसरी कंट्री में, ना तो प्रोड्यूसर, ना तो कंज्यूमर, कोई नहीं जाएगा, सिर्फ सर्विस आपका मूव करेगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, जैसे कि कोई इंडियन स्टूडेंट है, वो फॉरेन से में कहीं पढ़ के उसकी क्लासेस ले रहा है, जा नहीं रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है इंडियन स्टूडेंट टेकिंग ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम यूके, यूके से ले रहा है ऑनलाइन कोर्स। नाउ मोड 2, मोड 2 को बोलते हैं कंजम्पशन अब्रॉड, कंजम्पशन अब्रॉड। ये क्या है, मोड 2 कंजम्पशन अब्रॉड में, मतलब इसमें कौन मूव करता है, हु मूव्स, कौन मूव करता है, इसमें मूव करेगा कंज्यूमर, कंज्यूमर जाएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूम सर्विस, कंज्यूमर टू कंज्यूम सर्विस। एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर खुद ट्रैवल करके उस जगह कंट्री में जा रहा है और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। एग्जाम्पल में क्या, कि कोई इंडियन स्टूडेंट है जो कि कनाडा में जाके पढ़ रहा हो, उस वहाँ की एजुकेशन सिस्टम में ले रहा हो, ठीक है, कनाडा में एजुकेशन ले रहा हो, ये मोड 2 हो गया। नाउ कम टू मोड 3, यहाँ पे लिखवा देती हूँ मोड 3। मोड 3 आपका कॉमर्शियल प्रेजेंस होता है, कॉमर्शियल प्रेजेंस। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आप जा रहे हो और आपका वहां पे प्रेजेंस हो गया, आपका कोई ब्रांच खुल गया वहां पे किसी कंट्री में। इसका एग्जांपल आप बेसिकली बहुत अच्छे से समझ सकते हो, यहाँ पे ब्रांच ओपन हो सकता है या फिर आपका फॉरेन कंट्री में ऑफिस ओपन हो गया। जैसे बहुत बेस्ट एग्जांपल है इसका मैकडोनल्ड, खाते हो ना पिज्जा बर्गर, तो वही है ब्रांच, इसको बोलते हैं मोड 3, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आपकी कंट्री में ब्रांच ओपन करके। लास्ट इज मोड 4,
which is called the movement of natural person। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या है? कोई स्किल्ड पर्सन उस कंट्री में जा करके लोगों को ट्रेन कर रहा है। स्किल्ड पर्सन ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका बाबा रामदेव। योगा सिखा रहे हैं यूएस में जा करके। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी भी हो सकते हैं, वहां पे जा करके वो कुछ अपना प्रवचन, अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बाबा रामदेव। ओके, यानी जा करके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका 3 प्रकार के मोड्स होते हैं, सॉरी 4 टाइप्स के मोड्स होते हैं आपका इसमें। तो आप इससे मैच कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर्स। मैंने इसका पूरा डिटेल आपको बता दिया। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द ट्रेडिंग ग्रुप्स एज पर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट। ओके, ओल्डेस्ट से बताना है। तो आप आपका ईफ्टा आया था 1960 में। एंड एशियन एशियन आया था आपका 19, मुझे जो जो जहां तक याद है 1967 में। एरियन कम्युनिटी ये आपका आया था 1969 में। एंड एपिक एपिक आया था, एपिक 89, हाँ एपिक आपका 89 में आया था। एंड लास्ट नाफ्टा। नाफ्टा ये नाफ्टा बहुत लास्ट में आया था। दैट कम्स आउट टू बी 1994। इसको अरेंज कर लेना। मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चन जब कर रहे होगे तो इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर के साथ साथ आपको क्या क्या याद रखना है। इसमें मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, और इसमें इंडिया का, इंडिया किसमें, इंडिया पार्ट है कि नहीं। ठीक है, ये देखना है आपको, आप इसको अरेंज कर लेना। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडल फ्लेमिंग मॉडल विच क्या, ये मैंने बता दिया, आप एक बार देख लेना। एक बार आप देख लेना इसका क्या आंसर होगा। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको चीट नोट दिया है पहले। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल सेम एज इट इज उठ के आया है, डू इट बाय योर सेल्फ। इमर्सराइजिंग ग्रोथ सेम उठ के आया है कि मतलब जो भी देख रहे हो, मतलब एकदम ही सेम सेम उठ करके आ रहा है। तो यू कैन इजिली कुछ टॉपिक्स पढ़ लो, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, ग्रेविटी मॉडल अगेन सेम चीज। अगेन इफेक्टिव रेट बहुत इजी है। ठीक है, नॉन टेरिफ बैरियर, ये मतलब ये सारे मैं क्वेश्चन करा नहीं रही हूँ क्योंकि कराए हुए हैं, तो यू कैन डू इट इजली। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पार्ट ऑफ नॉन ट्रेड बैरियर्स। एंड नॉन ट्रेड आपका होता है कोटा, ये सब्सिडी, ये टैरिफ, तो ये सारे टैरिफ बैरियर्स में आएंगे। एबीसी एबीसी एबीसी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लर्नर इंडेक्स, ओके, लर्नर कंडीशन बहुत इजी क्वेश्चन है। लर्नर मार्शल कंडीशन क्या कहता है? कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, तो कोई भी कंट्री अगर डिवैल्यूएशन करेगी, तो डिवैल्यूएशन करेगी तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले इनिशियल टाइम में वो घटेगा, फिर वो इंक्रीज होने लगेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट पहले इनिशियली और डेफिसिट में जाएगा, फिर इंप्रूव होने लगेगा। तो इंप्रूव होने लगेगा, राइट। अगर यही सम ऑफ इलास्टिसिटीज इज लेस देन 1, तो डिवैल्यूएशन ये वर्स करेगा। यही अगर इक्वल्स टू 1 है, तो डीवैल्यूएशन आपके बीओपी को रिमेन सेम, रिमेन सेम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑप्शंस। डिवैल्यूएशन विल improve the country's balance of payment if the sum of elasticities of demand for export and import is in absolute term is greater than 1, yes. Devaluation will increase the balance of payment deficit if the sum of the elasticity इज लेस देन 1, यस, ये भी मैंने बताया आपको। ऑप्शन ये बी है, ये ए है। Devaluation has no effect on the balance of situation if the sum of the price elasticity equal to 1, yes, ये भी करेक्ट है, ये सी है ऑप्शन। इफ इन नो केस, बिल्कुल नहीं, जब आपका एबीसी आ गया यू कैन नॉट मूव फर्दर। ओके, एबीसी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, मैच द फॉलोइंग: मेट्सलर पैराडॉक्स, बिचेट इफेक्ट, डच डिसीज एंड जेकब। हाँ, मेट्सलर पैराडॉक्स आपका स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम का इनवर्स है। स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम को काटता है, बोलता है कि नहीं, ये जो थ्योरम है इसका रिवर्स चीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोला, नेशन ट्रे वायलेशन ऑफ स्टॉल्पर सैमुअल्सन, यस। देखो वही चीज लिख लिया, दे दिया। बिचेट इफेक्ट, ये आपका बिचेट इफेक्ट होता है जब आपकी प्राइसेस इंक्रीज कर जाती है डॉलर के डिप्रिशिएशन से। तो प्राइसेस इंक्रीज इन द फुल अमाउंट, हाँ ये हो गया। डच डिसीज आपका रिलेटिव कॉम्पिटेटिवनेस से रिलेटेड है। जे कर्व आपका वही मैंने अभी बताया, ये जे कर्व होता है कि इनिशियली बीओपी, आप जब आप डिवैल्यूएशन करोगे तो घटेगा, फिर इम्प्रूव करेगा, यही है जे कर्व, डिवैल्यूएशन। ओके, 1 2 3 4 ऑप्शन चेक करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस अब 2022 के क्वेश्चन पे आ गया। द सेंट्रल बैंक पॉलिसी ऑफ अल्टरिंग द डोमेस्टिक क्रेडिट एक्सटेंडेड इट इन अ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सो दैट द मॉनेटरी बेस। ओ, ये स्टेरलाइजेशन पॉलिसी है, सेंट्रल बैंक करती है ताकि आपका फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन रहे। राइट, अगेन प्रोडक्ट साइकिल, देखो कितनी बार पूछ रहा है। राइट, तो एक बार पढ़ लिया, कितनी बार आप कर लोगे, कितनी बार आप कर लोगे। राइट, जितनी बार पूछो आप पूछो, कर लो, डू इट बाय योरसेल्फ। हेक्चर रोलिंग मॉडल, ओके। व्हाट डज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एम्पेरिकल टेस्ट ऑफ हेक्चर रोलिंग मॉडल बाय द वैसली लियोन्टेफ। एक बार हेक्चर रोलिंग में आपको बता देती हूँ, हेक्चर रोलिंग क्या कहता है। फैक्टर एंड जो आपका ट्रेड है ना, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। एब्सोल्यूट एडवांटेज आपका एडम स्मिथ ने दिया था। इन्होंने बोलते हैं कि जो ट्रेड है वो आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज पे होता है। अगर आप जो चीज़ प्रोड्यूस करने में एडवांटेज है आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, और जो चीज़ में आपको डिसएडवांटेज है आप उसको इंपोर्ट करोगे। फिर इसी को इम्प्रूव किया किसने, रिकार्डो ने। रिकार्डो बोलते हैं नहीं, हाँ ठीक है, जो जिसमें आपको कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, कंपैरेटिव एडवांटेज होगा वो एक्सपोर्ट करोगे, और जिसमें आपको लेस कंपरे मतलब आपका एक्सपोर्ट तब भी पॉसिबल है अगर आप किसी में डिसएडवांटेज है। आप उसमें से भी देखोगे कि सबसे कम डिसएडवांटेज वाला कौन सा है, उसको एक्सपोर्ट करोगे, और सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज वाले को इंपोर्ट करोगे। इसी को इम्प्रूव किया था हैबलर ने, जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हैबलर थ्योरी थी उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व किया था। देन उसके बाद फैक्ट हेक्चर रोलिंग आते हैं, बोलते हैं भाई ये सब जो तुम बोल रहे हो ना सब ठीक है, लेकिन ट्रेड का सबसे मेन कारण है फैक्टर का एंडाउमेंट, कि कौन सा, मतलब कौन, जो कंट्री में जो सबसे ज्यादा फैक्टर है जिसके पास, वो वो उस कंट्री से बने हुए उस प्रोडक्ट को बने हुए को एक्सपोर्ट करेगा। अगर कोई नेशन वन है, वहां लेबर ज्यादा है, लेबर ज्यादा है, लेबर अबेंडेंस है। कल मैंने अबेंडेंस और इंटेंसिटी के बारे में बताया था, तो देख लेना। लेबर अबेंडेंस है तो वो उसी कमोडिटी को बना के एक्सपोर्ट करेगा जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगे। मान लो कि एक्स एक्स आपका लेबर अबेंडेंस है तो इसको एक्सपोर्ट करेगा। और आपका नेशन टू अगर कैपिटल अबेंडेंट है तो वो वाई मान लो बना रहा है कैपिटल से, तो वो इसको एक्सपोर्ट करेगा। इंपोर्ट करेगा ये वाई, और ये इंपोर्ट करेगा एक्स को। ठीक है, इसी को लियोन्टेफ ने काट दिया, बोला कि नहीं, मैंने देखा कि यूएस में जो लेबर है ना, वो मतलब जो यूएस में, ये क्या कह रहा है कि यूएस में लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को वो इंपोर्ट कर रहा है, यानी कि रिवर्स कंडीशन बोल दिया। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखते हैं। यूएस एक्सपोर्ट वर लेस कैपिटल इंटेंसिव देन यूएस import, yes. Okay, यूएस एक्सपोर्ट वर लेस कैपिटल इंटेंसिव, यस लेस कैपिटल इंटेंसिव है। यूएस एक्सपोर्ट वर मोर कैपिटल इंटेंसिव देन यूएस इंपोर्ट्स,
export were more capital intensive. Okay, US export were more human capital. No, this is not, option number वन is correct. ठीक है, यानी कि यूएस जो है वो लेबर इंटेंस कैपिटल अबंडेंट नेशन होने के बाद भी वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी को एक्सपोर्ट कर रहा है, यही लेओन्टेफ ने देखा था। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडल फ्लेमिंग अगेन, डू इट बाय योरसेल्फ, मैंने पूरा चीट नोट आपको दे दिया है इसमें से। नाउ करंट अकाउंट, आपको पता ही है कि करंट अकाउंट में मर्केंट इनविजिबल इनविजिबल और विजिबल आइटम होते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर होते हैं, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये कर लोगे आप। साइज मैटर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये ग्रेविटी मॉडल है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये कल बहुत अच्छे से समझाया था, पॉल क्रुगमैन है। टेक्नोलॉजिकल मॉडल, ये पोजनर जीरो सम गेम आपका मर्केंटाइलिज्म में है, तो यू कैन मैच इट ऑन योर ओन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को ठीक करने के लिए क्या आप कर सकते हो, राइट? इंप्रूव करना बहुत इजी से, इंपोर्ट को कंट्रोल करो, एक्सपोर्ट का प्रमोशन करो, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, डिवैल्यूएशन। ओके, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, हाँ ठीक है, डिवैल्यूएशन ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। आंसर तो दे ही दिया है यहाँ पे। अगेन फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, इसको मैं थोड़ा बता देती हूँ फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन को कि क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन आपका पॉल सैमुअल्सन ने दिया था। पॉल सैमुअल्सन क्या कहते हैं कि ट्रेड से नेशंस के फैक्टर के प्राइसेस और कमोडिटी के प्राइसेस इक्वल हो जाते हैं। ट्रेड यानी कि इन फ्री ट्रेड इन गुड्स, इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस, जिसमें कि वेज एंड रेंट हो सकता है, रिटर्न टू कैपिटल, ये क्या इक्वल कर देते हैं, राइट? ठीक है, फ्री ट्रेड इन गुड्स इक्वलाइजेस ऑफ फैक्टर प्राइसेस, ये आपका फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन है। इसके कुछ आपको कंडीशन, क्योंकि ये फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन आपका भाई है, किसका? एचओ का भाई है, एचओ का भाई है, तो इसके जो एजम्पशंस होते हैं ना, वही एजम्पशंस इस एफपीई मॉडल में भी होगा। क्या क्या एजम्पशंस है? पहला है डिफरेंस इन फैक्टर एंडाउमेंट, फैक्टर एंडाउमेंट। सेकेंड आपका एजम्पशंस है गुड डिफर इन फैक्टर इंटेंसिटी, हाँ ठीक है, एक लेबर है गुड डिफर इन फैक्टर इंटेंसिटी। थर्ड आपका है नो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, कि आप फैक्टर के बीच में को चेंज नहीं कर सकते, लेबर को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते के कैपिटल से, एंड कैपिटल को लेबर से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। फोर्थ है आपका आइडेंटिकल प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब जो भी दोनों कंट्री सेम प्रोडक्शन फंक्शन यूज, सेम प्रोडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। फिफ्थ आपका है फ्री ट्रेड एंड परफेक्ट कंपटीशन। सिक्स एंड लास्ट एक्स, यानी एक्सपोर्ट आप अबंडेंस को करोगे, जो आपके पास अबंडेंस है ना, जैसे आपके पास लेबर, आपके पास लेबर इन अबंडेंस, कोई कमोडिटी उसको एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, ये सारा तो आपका फैक्टर इन प्राइस इक्वलाइजेशन का आपका कंडीशन है, लेकिन इसी को खारिज कर देता है फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। ये अगर होल्ड कर दिया, ये होल्ड कर दिया, तो आपका एचओ थ्योरम एंड एफपीई ये दोनों वॉयलेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कहता है फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल होता है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गुड्स, जो गुड्स आपका लेबर इंटेंसिव है एक कमोडिटी में, गुड्स बिकम लेबर इंटेंसिव इन नेशन वन, जो आपका नेशन वन में लेबर इंटेंसिव है वो आपका नेशन टू में कैपिटल इंटेंसिव है, तो आप ट्रेड कैसे करोगे? ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव है, तो आप ट्रेड कैसे करोगे? तो यहाँ पे फेल हो जाता है थ्योरी आपका, एचओ का फैक्टर मॉडल, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। ठीक है,
नाउ कम टू ऑप्शंस। द कंट्री आर करेक्टराइज बाय डिफरेंट फैक्टर एंडाउमेंट, यस, अभी हमने कंडीशंस देखे। द कंट्री आर करेक्टराइज बाय डिफरेंट फैक्ट, नो, डिफरेंट फैक्टर और प्रोडक्शन नहीं, सेम है। द इंडस्ट्री आर करेक्टराइज बाय डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटी, यस, सेम है। द कंट्री विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी, यस, अबंडेंट। तो ए बी, ए सी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, नाउ दैट इज ओके। नहीं, अभी है एक क्वेश्चन और है, बहुत सिंपल सा है, ये तो हमने कल किया था। सप्लाई साइड आपका डेविड रिगार्डो है, डिमांड साइड आपका अल्फ्रेड मार्श एंड इन्वेस्टेबल है, हैबरलर ने आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, तो ये चीजें मैच इट, बहुत इजी है ये तो। ओके, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, देखो दे दिया ना। गैट का मैंने क्या बताया था आपको, गैट का राउंड गैट जी डीकेटी यूडी, अब उससे अरेंज कर लेना, न्यूमोनिक जो बताया था उससे आप इजिली ये कर लोगे। नाउ दैट इज इट ऑन टूडेज वीडियो। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज शेयर करिएगा, बहुत ही मेहनत से सारे कंटेंट बनाया है मैंने, जो मैंने अपने ड्यूरिंग दी एग्जाम्स मैंने जो लर्न किया है अपने मिस्टेक से, वही मैंने आपको समझाया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है अगर आपको जेआरएफ चाहिए इस बार तो। प्रैक्टिस एज मैनी एज क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो, ठीक है। एज मैनी एज क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उसको प्रैक्टिस करो। चीट्स नोट बनाने की कोशिश करो। इतना, मेरी 3 सेशंस हो चुकी हैं, ये दिस इज दी, नहीं मेरी 4 सेशंस हो गए, दिस इज दी फोर्थ वन। मैंने देखो सारे क्वेश्चंस को चीट नोट से सॉल्व किया है, राइट। तो ट्राई टू मेक अ शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू मेक अ ट्रिक, कि भाई क्या ट्रिक से इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या ट्रिक लगाया जा सकता है, ताकि एग्जाम में भले वो न्यूमोनिक बहुत गंदा हो लेकिन वो आप अपने तक रखो, ठीक है, ऐसे रखो। और लास्ट है आपका मल्टीपल रिवीजन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और लास्ट है आपका मल्टीपल रिवीजन, ये सारी जब आप करोगे तो आपका जेआरएफ आपके हाथ में है। और जेआरएफ 75% कट ऑफ पे लगता है। डोंट थिंक कि आपके पास 25 क्वेश्चन हैं जो कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम है आप उसको गलत कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना मत। ऑलवेज ट्राई टू उसके ऊपर जाने की कोशिश करना। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। हमारे हमारे इको नीति चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे मैं आपको सारे रिसोर्सेज सेंड करूंगी। एंड हमारे, अगर आप फुल कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप इको नीति वेबसाइट पे जाइए। एंड अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, सो प्लीज, अगर आपको सीरियसली सीरियस हैं जेआरएफ के लिए तो देन गो फॉर इट, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं हम आपको इकोनोमेट्रिक्स के क्लास में। सो थैंक यू सो मच।